माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी, इस मशहूर किताब को इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पीसी अलेक्जेंडर ने लिखा है। अलेक्जेंडर किताब में एक हैरतनुमा वाकये का जिक्र करते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। उनके शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के एक कमरे में हो रहा है, लेकिन इसी एम्स के बरामदे में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी और सोनिया गांधी आपस में लड़ रहे हैं। राजीव अपनी पत्नी सोनिया से कहते हैं, पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया जोर से चीखते हुए कहती हैं, हरगिज नहीं, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। राजीव पलट के जवाब देते हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। राजीव गांधी जब यह बात बोल रहे थे वह साल 1984 का था। ठीक 7 साल बाद साल आया 1991 का। इसी साल मई महीने की 21वीं तारीख को रात के करीब 10:25 पर सोनिया गांधी के पास एक अनजान फोन आया। मिसेस गांधी ने जब फोन उठाया तो सामने वाले ने बस एक वाक्य बोला, मैं मद्रास से बोल रहा हूं, सब ठीक है। उसके बाद फोन कट गया। फोन तो कट गया, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। इस फोन कॉल के 4 मिनट पहले यानी 10:21 पर मद्रास के श्री पेरम्बदूर की रैली में एक भयानक बम धमाका हुआ था। इस बम धमाके में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो चुकी थी। लेकिन मद्रास में हुए इस बम धमाके की खबर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी तक नहीं पहुंची थी। सोनिया गांधी ने सबसे पहले राजीव के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को फोन मिलाया। जॉर्ज का फोन बिजी आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मिसेस गांधी के घर के बाहर से बेतहाशा चिल्लाते हुए जॉर्ज की आवाज सुनाई दी। वो लगातार मैडम मैडम चिल्ला रहे थे। सोनिया गांधी अपने नाइट गाउन में ही भागते हुए बाहर आईं। जॉर्ज ने जोर से चीखते हुए कहा, मैडम, चेन्नई में एक बम हमला हुआ है। सोनिया गांधी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर जोर से पूछा, इज ही अलाइव? जॉर्ज के पास कोई जवाब नहीं था। वे चुप रहे। सोनिया गांधी समझ गईं। वो जोर जोर से रोने लगीं। उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा। बेटी प्रियंका घर में भागकर दवा खोजने लगी, लेकिन दवा नहीं मिली। इधर दिल्ली में प्रियंका को अस्थमा की दवा नहीं मिल रही थी और उधर दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर मद्रास में राजीव गांधी का शरीर नहीं मिल रहा था। धमाका इतना तेज था कि राजीव का शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। राजीव गांधी के मृत शरीर को लोटो जूते, गुच्ची घड़ी और धड़ से अलग हो चुके सिर से पहचानने की कोशिश की जा रही थी। इस क्रूर अमानवीय घटना का मास्टरमाइंड था चेन्नई से कुछ ही किलोमीटर दूर श्रीलंका के जाफना में बैठा लिट्टे का मुखिया वेलुपिल्लई प्रभाकरण, जो तमिलों के लिए अलग देश बनाने का ख्वाब देखता था, जिसके लड़ाके अपने गले में साइनाइड की माला पहने घूमते थे और पकड़े जाने पर साइनाइड खाकर मर जाते थे। राजीव गांधी की हत्या की साजिश को पढ़ते हुए माथे पर शिकन आ जाना लाजिम है। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम इतिहास के दस्तावेजों को बारीक निगाह से पढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की असली कहानी क्या है। हम इस एपिसोड में जानेंगे कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले क्यों कहा था कि मैं एक दिन मारा जाऊंगा। आखिर लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या क्यों करवाई। राजीव गांधी की हत्या से पहले हत्यारे एक और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली में क्यों गए थे। अपनी मौत के आखिरी समय में राजीव गांधी क्या कर रहे थे। राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया गांधी ने क्यों माफी दी। और आखिर में राजीव गांधी की हत्या करने वाले लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण कैसे मरा था। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। राजीव गांधी की उम्र तब करीब 21 साल की थी जब वह पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कैम्ब्रिज के ही एक रेस्तरां में राजीव की मुलाकात इटली की सोनिया गांधी से हुई। राजीव को सोनिया गांधी से पहली नजर में प्यार हो गया। राजीव ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सोनिया को पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि यही लड़की मेरे लिए बनी है। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आउटस्पोकन थी। 13 जनवरी 1968 की तारीख, सर्दी का मौसम था। पूरी दिल्ली कोहरे से ढकी हुई थी। इसी रोज तड़के सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट उतरी। इस फ्लाइट में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की होने वाली बहू सोनिया गांधी बैठी हुई थी। सोनिया गांधी को रिसीव करने राजीव गांधी और उनके दोस्त अमिताभ बच्चन एयरपोर्ट पहुंचे। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने सोनिया गांधी की जीवनी लिखी है।
किदवई अपनी किताब सोनिया अ बायोग्राफी में बताते हैं कि सोनिया और राजीव की शादी 25 फरवरी को तय हुई। अभी शादी में 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी था। इंदिरा गांधी भारतीय परंपराओं में बड़ा यकीन रखती थीं। इंदिरा नहीं चाहती थीं कि शादी से पहले सोनिया गांधी ससुराल में रहें। इसका एक उपाय निकाला गया और सोनिया गांधी को कवि हरिवंश राय बच्चन के घर भेज दिया गया। बच्चन परिवार और गांधी परिवार में गहरी दोस्ती थी। दोस्ती का आलम यह था कि राजीव गांधी की शादी में सोनिया गांधी की मां की रस्म हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने निभाई थी। राजीव गांधी की शादी की तरह ही उनकी मां इंदिरा गांधी की शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी की शादी साल 1942 में फिरोज गांधी से हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिरोज गांधी बेहद वैज्ञानिक सोच रखने वाले शख्स थे। उन्हें तकनीक से भी बहुत लगाव था। जब उनके बेटों को कोई खिलौना देता तो वे राजीव और संजय से कहते कि इससे खेलो मत, इसको तोड़ो और फिर तोड़कर जोड़ना सीखो। बाद के दिनों में राजीव और संजय दोनों ने प्लेन उड़ाना सीखा और एक तरफ संजय ने मारुति कार बनाने का ख्वाब देखा तो वहीं दूसरी ओर राजीव ने देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई नेता तकनीक से बेहद प्यार करता हो और खुद को उसमें शामिल करता हो, लेकिन राजीव गांधी और संजय गांधी को हमेशा से टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रही। यह उन्हें पिता फिरोज गांधी से विरासत में मिला था। साल 1960 में फिरोज गांधी की मौत हो गई। उस वक्त नेहरू जिंदा थे और देश के प्रधानमंत्री थे। यह वही दौर था जब इंदिरा गांधी अपने पिता नेहरू के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो रही थीं। नेहरू की मौत के बाद शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने और जब साल 1966 में शास्त्री की मौत हुई तो उसके कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी के हाथों में देश की कमान आ गई। इंदिरा गांधी के 2 बेटों में से छोटे बेटे संजय गांधी का मिजाज राजनीतिक था। हालांकि उनके राजनीति करने का तरीका बेहद अजीब और तानाशाही प्रवृत्ति का था, लेकिन इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह 1970 के दशक के शुरुआती साल थे। इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरी थीं। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की राजनीति में ऐसा महसूस होने लगा कि हिंदुस्तान की सियासत का हर रास्ता इंदिरा गांधी के दरवाजे से होकर ही गुजरता है। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने साल 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन इसी ताकत की पीठ पर सवार होकर आया इंदिरा गांधी का तानाशाही चरित्र। और यह चरित्र तब सबके सामने आया जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल के अंधेरे में झोंक दिया। राशिद किदवई ने अपनी किताब में लिखा है कि राजीव और सोनिया गांधी देश में इमरजेंसी लगाने के खिलाफ थे, लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने जो तय कर लिया वही कानून बन जाता था। सन 77 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा। इंदिरा गांधी को देश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया और साथ ही इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया के नारे को भी सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार आपसी सिरफुटव्वल में उलझी रही और इंदिरा गांधी महज 3 साल बाद ही साल 1980 के लोकसभा चुनाव में वापसी करती हैं और एक बार फिर से देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। 1980 में सिर्फ इंदिरा गांधी की ही सत्ता में वापसी नहीं हुई थी, सत्ता में लौटे थे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी। यह लगभग तय हो चुका था कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान संजय गांधी के हाथों में रहेगी। दरअसल संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका गांधी की राजनीति में दिलचस्पी थी। ठीक उलट राजीव गांधी और सोनिया गांधी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मई 1980 में इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि अब कांग्रेस के महासचिव उनके बेटे संजय गांधी होंगे। संजय राजनीति में तानाशाही रवैया अपनाते थे और वहीं अपनी निजी जिंदगी में बेखौफ अंदाज से रहते थे और संजय की इसी आदत ने उनकी जान तक ले ली। 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। पहले पति और उसके बाद पिता और फिर जवान बेटे की मौत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री गांधी बिल्कुल अकेली हो चुकी थीं, क्योंकि संजय उस वक्त तक अपनी मां यानी इंदिरा गांधी की आंख बन चुके थे। संजय गांधी के शव को उनके बड़े भाई राजीव गांधी के लिए 2 दिन तक सहेज कर रखा गया। उस समय राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी और बच्चों के साथ विदेश गए हुए थे। 2 दिन बाद जब राजीव गांधी दिल्ली लौटे तब जाकर संजय गांधी का अंतिम संस्कार किया गया।
संजय गांधी की मौत के बाद देश की सियासत और कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर नए सिरे से चर्चा होने लगी। इंदिरा गांधी की उम्र बढ़ती जा रही थी, पार्टी को नए चेहरे की दरकार थी। संजय की पत्नी मेनका गांधी ने अपने दिवंगत पति की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसके लिए अपने बड़े बेटे राजीव को चुना। अपने देहांत के वक्त संजय गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद थे। जब उनकी मौत हुई तो यह सीट खाली हो गई। इसी सीट पर 1981 में उपचुनाव हुआ और इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी। लेकिन राजीव के सामने कौन था? तो अमेठी के इस उपचुनाव में राजीव गांधी के सामने थे युवा समाजवादी शरद यादव। लोकदल की टिकट पर शरद यादव मैदान में थे। चुनाव प्रचार करते हुए शरद यादव अमेठी के चौराहों पर कहा करते थे, मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करने आया हूं जिनकी मां इस देश की प्रधानमंत्री नहीं है। इस लोकसभा उपचुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। कांग्रेस के राजीव गांधी को मिले 2,58,884 वोट, वहीं लोकदल के शरद यादव को मिले केवल 21,188 वोट। यानी राजीव गांधी 2,37,696 वोटों से यह चुनाव जीत चुके थे। उन्हें अभी सांसद बने करीब 3 साल ही हुए थे कि 31 अक्टूबर 1984 के रोज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी ही सुरक्षा में तैनात सिपाहियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या कुछ ही महीने पहले हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से प्रेरित थी। इस ऑपरेशन में खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के कब्जे से स्वर्ण मंदिर को आज़ाद कराया गया था। इस दौरान स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्से को नुकसान भी पहुंचा था, जिसकी वजह से सिख समुदाय में इंदिरा सरकार को लेकर बेहद गुस्सा था और बाद में इसी गुस्से की ओट लेकर खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या को अंजाम दिया। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उस वक्त राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे। राजीव गांधी को जब पता चला कि उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है तो वह तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उस समय उस विमान में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मौजूद थीं। बाद में शीला दीक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजीव ने यह खबर सुनते ही हम सभी से पूछा कि क्या होता है जब किसी प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो जाती है। राजीव गांधी को उस समय तक अंदाजा भी नहीं था कि वह अगले कुछ दिनों में भारत के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इंदिरा गांधी के निजी सचिव पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में उस घटना को दर्ज किया है, जिसका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया। इंदिरा गांधी का शव एम्स के एक वार्ड में रखा गया था और बाहर बरामदे में सोनिया गांधी और राजीव गांधी एक दूसरे से लड़ रहे थे। सोनिया लगातार कहे जा रही थीं कि तुम प्रधानमंत्री मत बनो, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। राजीव जवाब देते हैं, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसी रोज राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इसी बीच देश के नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक विवादित बयान दिया। इस बयान में राजीव ने कहा कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही महीने बाद देश में आम चुनाव की घोषणा हुई। राजीव गांधी एक बार फिर अमेठी से ही चुनावी मैदान में थे और इस बार राजीव गांधी के सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी भाभी मेनका गांधी थीं। अमेठी की जनता ने इस बार भी कांग्रेस के हाथ को पकड़ा। जब चुनाव के नतीजे आए तो गांधी परिवार की आगे की सियासत तय हो गई। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजीव गांधी को मिले 3,65,041 वोट। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रही संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को मिले केवल 50,163 वोट। राजीव गांधी 3,14,878 वोट की बड़ी मार्जिन से एक बार फिर सांसदी का चुनाव जीत चुके थे। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति के कारण पूरे देश में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। आजादी से लेकर आज तक कोई भी उस जीत को दोहरा नहीं पाया। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना देश को एक नए रास्ते की ओर ले जाना साबित हुआ। मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर राजीव गांधी के इस कार्यकाल में इतनी घटनाएं हुईं जिसके इतिहास में बहुत ही दूरगामी नतीजे आए। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश उस वक्त उन सुधारों के लिए तैयार ही नहीं था जो राजीव गांधी करना चाहते थे। सूचना और कंप्यूटर क्रांति से इसकी शुरुआत हुई, फिर राम मंदिर का ताला खुला और शाहबानो का मामला आया। यह सारे मामले एक के बाद एक इतनी जल्दी में हुए कि सरकार के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो गया।
यह बात कहते हुए मुझे राजीव गांधी का वह भाषण याद आता है। राजीव प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिकी यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन एक युवा राष्ट्र है और हर युवा की तरह इसमें अधीरता है। मैं भी युवा हूं और मुझ में भी धैर्य की कमी है। राजीव गांधी खुद बार बार कहते थे कि उनमें पेशेंस यानी धैर्य की कमी है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो बाद में राजीव गांधी की हत्या की वजह भी बना। यह बात जग जाहिर है कि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के आत्मघाती दस्ते ने की, लेकिन यह बात कोई नहीं सोचता कि आखिर राजीव गांधी की हत्या की वजह क्या थी। आखिर क्यों लिट्टे के मुखिया प्रभाकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची? इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास की किताबों में लौटना होगा। 1940 के आखिरी साल तक भारत और उसके पड़ोसी मुल्क श्रीलंका पर अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन साल 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और ठीक एक साल बाद यानी साल 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। दोनों देश नए नए आज़ाद हुए थे। आज़ादी के कुछ ही महीने बाद दोनों देशों में राष्ट्रभाषा को लेकर आपसी लड़ाई शुरू हो गई। श्रीलंका में दो समुदाय रहा करते थे, सिंहली और तमिल। आबादी के हिसाब से सिंहली श्रीलंका में ज्यादा थे, इसीलिए वे चाहते थे कि श्रीलंका की राष्ट्रभाषा सिंहली ही हो। तमिल इसका विरोध कर रहे थे। यहीं से दोनों समुदायों में मतभेद शुरू हुआ और श्रीलंका में गृह युद्ध की नींव पड़ी। दरअसल भारत के तमिलनाडु के कुछ तमिल लोग समुद्र पार करके आजीविका के लिए श्रीलंका गए थे और वहीं पर बस गए। क्योंकि श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए वहां आज़ादी के बाद अधिकतर सरकारें सिंहलियों के समर्थन से ही बनी और सरकारों ने भी तमिलों के साथ भेदभाव किया। इन सब के बीच श्रीलंकाई तमिलों ने सरकार और सिंहलियों से विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1980 का दशक श्रीलंका के लिए खौफनाक दशक साबित हुआ। एक श्रीलंकाई तमिल वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण ने LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाम से एक हथियारबंद संगठन बनाया। इस संगठन का मकसद था तमिलों के लिए एक अलग देश बनवाना। 23 जुलाई 1983 को LTTE के गोरिल्ला लड़ाकों ने 13 श्रीलंकाई सैनिकों को मार दिया। ये सैनिक सिंहली समुदाय से थे। बस फिर क्या था, पूरे श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ माहौल बन गया और गृह युद्ध शुरू हो गया। इस गृह युद्ध में करीब 3000 से ज्यादा तमिल मारे गए। इन्हीं तमिलों की मौत ने LTTE के मंसूबों के लिए उर्वरक का काम किया और फिर शुरू हुआ प्रभाकरण का खौफनाक तांडव। उधर श्रीलंका में गृह युद्ध फैला हुआ था और इधर भारत में भी इंदिरा गांधी की खालिस्तानी समर्थकों ने हत्या कर दी थी। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक भारत सरकार का रुख साफ नहीं था। उस समय तक एक तरफ भारत सरकार सिंहली सरकार के साथ समझौता भी कर रही थी और दूसरी ओर लिट्टे यानी LTTE के गुरिल्ला लड़ाकाओं को प्रशिक्षण भी दे रही थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु के क्षेत्रीय तमिल नेता तो खुलकर लिट्टे का समर्थन कर रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन, जो कि खुद श्रीलंका के कैंडी में पैदा हुए थे, वो खुलकर लिट्टे और श्रीलंकाई तमिलों की मदद कर रहे थे। उन्होंने भरे मंच पर लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को छोटे भाई के नाम से संबोधित किया था और दोनों की तस्वीर भी बाद में खूब मशहूर हुई थी। राजीव गांधी का इस मामले में थोड़ा अलग रुख था। वह नहीं चाहते थे कि भारत लिट्टे के उग्रवादियों को संरक्षण दे। राजीव गांधी ने पंजाब वाले मामले से सीख ली थी। एक समय था जब जरनैल सिंह भिंडरावाले को कांग्रेस पार्टी ने ही आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में वह कांग्रेस के ही गले की फांस बन गया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत भी हुई। राजीव गांधी ने फैसला किया कि श्रीलंका की जमीन पर भारतीय शांति सेना उतरेगी और वहां लोकतंत्र स्थापित करने में सरकार की मदद करेगी। यह बात लिट्टे और प्रभाकरण दोनों को बिल्कुल नहीं भाई। भारतीय सेना और लिट्टे के लड़ाकों की भी मुठभेड़ होनी शुरू हो गई। जिस दिन राजीव गांधी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने श्रीलंका के कोलंबो पहुंचे थे, उसी रोज एक सैनिक ने बंदूक के कुंदे से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में राजीव गांधी बाल बाल बचे थे। इन सब के बीच भारत में बोफोर्स तोप घोटाले का मुद्दा सामने आया और राजीव गांधी की सरकार बैकफुट पर चली गई। एक समय राजीव गांधी के दोस्त रहे VP सिंह ने ही राजीव गांधी के खिलाफ बगावत कर दी।
साल 1989 के लोकसभा चुनाव की तारीख तय हुई। यह चुनाव राजीव गांधी बनाम बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हो चुका था। देश में मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति उबाल पर थी। राजीव एक बार फिर अमेठी से चुनावी मैदान में थे। इस बार अमेठी से 3 दिग्गज चुनावी मैदान में थे। पहले थे कांग्रेस की टिकट से खुद राजीव गांधी, दूसरे थे जनता दल की टिकट से राजमोहन गांधी और तीसरे थे बसपा की टिकट पर कद्दावर दलित नेता कांशीराम। भारी एंटी इनकम्बेंसी के बीच राजीव गांधी को मिले 2,71,407 वोट, वहीं राजमोहन गांधी को मिले 69,269 वोट और कांशीराम को मिले केवल 25,400 वोट। राजीव गांधी लोकसभा चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन उनकी पार्टी 414 सीट से सीधा 197 सीटों पर आकर सिमट गई थी। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन राजीव गांधी ने विपक्ष में बैठना चुना। जनता दल के नेता वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। जैसे ही वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, श्रीलंका से भारतीय सेना को वापस बुलाया जाने लगा। 32 महीने बाद भारतीय फौज श्रीलंका से वापस लौट आई, लेकिन इन 32 महीनों में 1200 भारतीय सैनिक लगभग मारे गए। वीपी सिंह प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन जनता दल के एक और बड़े समाजवादी नेता चंद्रशेखर को यह सख्त नापसंद था कि वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रहें। चंद्रशेखर बार बार कहा करते थे कि उन्हें धोखे में रखकर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया है। वीपी सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल छोटा और बेहद विवादित रहा। मंडल कमीशन, मंदिर आंदोलन और कश्मीर में आतंकवाद ने सरकार के इकबाल को खत्म कर दिया। गठबंधन की दीवार लगभग ढह गई। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री से इस्तीफे के बाद चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही महीनों में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और आगामी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। और इसी चुनाव के बीच तारीख आई 21 मई 1991। राजीव गांधी लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। 20 मई 1991 को, यानी इस हत्याकांड के ठीक एक दिन पहले, राजीव ने दिल्ली से एक फ्लाइंग क्लब से किंग एयरक्राफ्ट भाड़े पर लिया और उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु चुनाव प्रचार पर निकल गए। राजीव गांधी खुद पायलट रहे थे, इसीलिए अक्सर वे खुद प्लेन उड़ाते थे। जब राजीव गांधी का एयरक्राफ्ट विशाखापत्तनम में था, तो उनके कैप्टन चंडोक ने कहा कि राजीव, कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। राजीव ने कहा कि मैं देखता हूं, कुछ छोटी मोटी समस्या होगी, और यह कहकर राजीव खुद पायलट केबिन में आकर चेक करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। जब एयरक्राफ्ट ठीक नहीं हुआ तो तय हुआ कि राजीव तमिलनाडु नहीं जाएंगे। यह कहकर राजीव आराम करने के लिए निकल पड़े। राजीव अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि वायरलेस पर खबर मिली कि वापस आ जाइए, अब सिस्टम ठीक है। यह सुनते ही राजीव गांधी तुरंत वापस लौटे और शाम के करीब 6:30 पर मद्रास के लिए उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी। वो खुद पायलट की सीट पर बैठे थे। 8:20 पर मद्रास लैंड होते ही वहां के सांसद मरागतम, चंद्रशेखर और बाकी लोकल कांग्रेसी नेता मौजूद थे। राजीव का काफिला सीधे सभा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राजीव ने सांसद मरागतम चंद्रशेखर से पूछा कि आंटी, यहां किस विषय पर बोलना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, ग्राम विकास पर 2 शब्द बोल दें, लोगों को अच्छा लगेगा। राजीव का काफिला पोनमल्ली तक पहुंचा। लोगों की बड़ी भीड़ रास्ते में उनका इंतजार कर रही थी। लोग उन पर फूल फेंक रहे थे। वहीं पर न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार बारबरा क्रोसेट ने कहा कि राजीव, आप 2 मिनट इंटरव्यू देंगे। भीड़ ज्यादा थी, इसलिए जर्नलिस्ट क्रोसेट को राजीव के साथ कार में ही बैठा लिया गया। कार में बैठते ही क्रोसेट ने राजीव गांधी से पूछा कि राजीव, चुनाव जीतने के बाद कश्मीर के लिए आपकी क्या योजना है। राजीव ने कहा, हमारी पिछली सरकार में जनरल जिया और हमारे बीच शांति समझौता होने वाला था, लेकिन तभी जनरल जिया की हत्या हो गई। क्रोसेट ने बीच में टोकते हुए कहा, करेक्शन राजीव, हत्या नहीं, प्लेन क्रैश। राजीव का काफिला इसी बीच श्री पेरम्बदूर के मंदिर मैदान पहुंचा, जहां हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 10 बज चुके थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग राजीव गांधी से मिलने के लिए बेताब थे। इन सब के बीच राजीव ने देखा कि एक 30 साल की लड़की सुरक्षा गार्ड से राजीव गांधी से मिलने के लिए बहस कर रही थी। राजीव ने गार्ड को इशारा करते हुए कहा कि लड़की को आने दें। 30 साल की वह लड़की हाथ में चंदन का हार लिए राजीव गांधी की ओर बढ़ती है। उनके करीब आने के बाद वह राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी। उसके कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यह मानव बम के फटने का धमाका था।
माला लिए लड़की, राजीव गांधी और आसपास खड़े बाकी लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ गए। जब यह धमाका हुआ तो घड़ी में 10:21 हो रहे थे। धमाके के 4 मिनट बाद यानी 10:25 पर सोनिया गांधी के पास मद्रास से एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन में एक अनजान आवाज़ थी जिसने पूछा था, मैं मद्रास से बोल रहा हूँ, सब ठीक है? आपको ध्यान हो तो इस किस्से का जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में ही किया है। धमाके के करीब 1 घंटे बाद राजीव गांधी के शरीर की तलाश शुरू हुई। बड़ी मशक्कत के बाद राजीव गांधी के शरीर का आधा हिस्सा काफ़ी दूर उल्टा पड़ा हुआ मिला। उससे दूर उनका माथा था जो पूरी तरह से फट चुका था। लोटो जूते और गुच्ची की घड़ी से उनके शव की पहचान की गई। जब राजीव गांधी का देहांत हुआ तब उनकी उम्र महज 46 साल 9 महीने थी। अगले दिन अखबार राजीव गांधी की हत्या की खबर तो दे रहे थे, लेकिन उन अखबारों के पास राजीव गांधी के शव की कोई तस्वीर नहीं थी। अखबारों ने उनकी पुरानी सुंदर तस्वीरों को ही छापा। उस वक्त समाजवादी चंद्रशेखर देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर ने तुरंत ही सीबीआई और आईबी की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सीबीआई प्रमुख विजय करन और आईबी प्रमुख एम.के. नारायणन शामिल हुए। साथ ही चंद्रशेखर ने रॉ के प्रमुख गौरी शंकर वाजपेयी को भी इस मीटिंग में शामिल किया। सबके सामने सवाल यही था कि आखिर कौन इस हत्या की गुत्थी को सुलझा सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह शख्स तमिल होना चाहिए, लेकिन उसे तमिल लोगों से कोई प्यार नहीं हो। दरअसल उस समय तमिलनाडु में प्रभाकरण को लेकर काफ़ी समर्थन था। इसलिए तमिलनाडु में इस हत्या की जांच करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो तमिल हो लेकिन लिट्टे से सहानुभूति नहीं रखता हो। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से बात करने के बाद सीबीआई प्रमुख विजय करन ने एक ही वाक्य बोला, केपीएस गिल साहब को तुरंत बुलाइए, वही कोई नाम बताएंगे जो इस केस को सुलझा सकता है। केपीएस गिल उस समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे। केपीएस गिल को मीटिंग में बुलाया गया। गिल ने आते ही हैदराबाद फ़ोन लगाया और आवाज़ देते हुए कहा, कार्तिकेयन, तुम्हें तो मालूम होगा मैंने आज तुम्हें क्यों याद किया है। डीआर कार्तिकेयन 1964 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। कार्तिकेयन थे तो तमिलनाडु से ही, लेकिन वे अधिक समय तक तमिलनाडु से बाहर रहे थे। इसके बाद इस हत्याकांड की जांच शुरू हुई और एक एक कर इस भयानक हत्याकांड में शामिल लोग पकड़ में आते गए। लेकिन सवाल यह था कि जो 30 साल की लड़की मानव बम बनी थी वह कौन थी और आखिर उसने क्यों मानव बम यानी ह्यूमन बॉम्ब बनना चुना। इसका सबसे सटीक जवाब प्रवीण कुमार झा की किताब साइनाइड में मिलता है। झा अपनी किताब में लिखते हैं, राजीव गांधी की हत्या के कुछ दिन बाद 10 जून को श्रीलंका के जाफना में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रभाकरण ने अपने संबोधन में कहा, हमारी आज़ादी की लड़ाई जारी है, श्रीलंका सरकार से बातचीत चल रही है और हमें जल्द स्वायत्तता मिल सकती है। इस लड़ाई में हम अपने महत्वपूर्ण कमांडरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने गुरु राजा रत्नम को मरणोपरांत सम्मानित करते हैं। आज उनकी मृत्यु को 16 साल बीत चुके हैं। उनकी बेटी भी इस लड़ाई में पिछले दिनों शहीद हुई है। हम सब उस बच्ची के साथ हैं। बाद में रॉ ने पता लगाया तो जानकारी मिली कि प्रभाकरण जिस गुरु की बेटी का जिक्र कर रहा था उसका नाम धनु था और वह राजीव गांधी की हत्या के लिए मानव बम बनी थी। सीबीआई इस मामले की जांच करते हुए दोषियों को तलाश करने लगी, लेकिन लिट्टे के मेंबर पुलिस के हाथ आते ही साइनाइड खाकर जान दे देते। बड़ी मशक्कत के बाद कुछ आरोपियों को जिंदा पकड़ा गया। इन्हीं में तमिलनाडु की नलिनी भी शामिल थी। जब नलिनी को सीबीआई ने पकड़ा तब वह प्रेग्नेंट थी। नलिनी पर इस बम ब्लास्ट में सहयोग करने का आरोप था। नलिनी सहित बाकी दोषियों को कई बार फांसी की सजा हुई, लेकिन राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अपील करते हुए कहा कि नलिनी की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। सोनिया गांधी का कहना था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करवाने वाले मास्टरमाइंड शिवरासन का क्या हुआ? राजीव गांधी की हत्या के कुछ महीने बाद सीबीआई को जानकारी मिली कि एक आंख वाला शिवरासन अपने साथियों के साथ बेंगलुरु में छिपा हुआ है। पुलिस उसे जिंदा पकड़ने के लिए वहां पहुंची। तब तक शिवरासन को इस बात की भनक लग चुकी थी। पुलिस और शिवरासन के बीच मुठभेड़ हुई। रात भर चली इस मुठभेड़ के बाद सुबह शिवरासन और उसके 4 साथियों के शव बरामद किए गए। शिवरासन के माथे के पास पिस्तौल थी
और उसके माथे में छेद था। इसी से अनुमान लगाया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। बाकी उसके साथ के 6 लिट्टे के लोगों ने साइनाइड के कैप्सूल खाकर जान दे दी थी। लिट्टे के सभी साथियों में यह पैटर्न दिखता है। वे सभी लोग पुलिस से बचने के लिए साइनाइड का कैप्सूल गले में बांध कर घूमते थे और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ती वे लोग कैप्सूल खाकर जान दे देते। संयोग देखिए कि जिस रोज इस बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड शिवरासन मारा गया उस दिन तारीख थी 20 अगस्त 1991। अगर राजीव गांधी जीवित होते तो इस रोज अपना जन्मदिन मना रहे होते। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और अब उस हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन मारा जा चुका था। अब बचा था शिवरासन का बॉस और लिट्टे का मुखिया प्रभाकरण। 19 मई 2009 के रोज श्रीलंकाई सेना के ऑपरेशन में प्रभाकरण को मार गिराया गया। गॉर्डन वाइस ने अपनी किताब द केज द फाइट फॉर श्रीलंका एंड द लास्ट डेज ऑफ तमिल टाइगर्स में लिखा है कि प्रभाकरण की मौत की खबर जब सेना के अधिकारियों तक पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि प्रभाकरण मारा गया। लेकिन जब लिट्टे के पूर्व नेताओं ने प्रभाकरण का शव देखकर कहा कि यही प्रभाकरण है तो श्रीलंकाई सैनिक घंटे भर तक खुशी से हवा में फायरिंग करते रहे। प्रभाकरण के मरते ही तमिल इलम का खूनी संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन इन सब के बीच भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया। तो यह देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कहानी थी जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। बाकी दुनिया रोज बनती है कि एपिसोड्स को देखें और बताएं हमें कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। दुनिया रोज बनती है को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।